गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी के एक नए टॉपिक जिसका नाम है निर्वाचन या इसको चुनाव आयोग भी कह सकते हैं, इसको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि निर्वाचन आयोग है क्या। तो निर्वाचन आयोग को हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या के बारे में संविधान पूर्ण रूप से मौन है, कुछ क्लियर नहीं है कि कितनी संख्या होगी निर्वाचन आयुक्तों की, ठीक है। लेकिन फिर किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? यह डिसाइड किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। पहले तक ये प्रावधान था, लेकिन क्या हुआ 1993 में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। मतलब 3 मेंबर्स रहेंगे। कब से बोला गया? ये दिनेश गोस्वामी समिति से बोला गया है 1993 में। समझे बनी थी। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और करंट वाले क्या है ये आप कवर करेंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो पहले निर्वाचन आयुक्तों का नाम जान लेते हैं इसमें। वो कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसमें मेनली आपको याद क्या रखना है? याद रखना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई है, गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया आर्टिकल 324। और किस समिति की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया है? तो राइट आंसर इज दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन सुधारों हेतु गठित कुछ समितियां और आयोग, ठीक है। इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ताराकुंडे समिति। यह समिति 1974 में बनी और इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला है ये कि वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए, जो कि भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में भी संशोधित किया गया है इस बार। दूसरा है चुनाव में अधिकतम व्यय की राशि तय की जाए। इम्पोर्टेंट है। कौन सी समिति थी जिसने वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की संस्तुति की? तो आंसर हो जाएगा हमारा ताराकुंडे समिति। या कभी याद होता है ताराकुंडे समिति कब बनी? 1974 में। होता क्या है उसमें 4 से 5 समितियां दे दी या 3-4 समिति दे दी, उनको मैच करवाने को दे दिया। तो हमें क्या करना है? हमें एक समिति पकड़नी है और उसके बारे में जानकारी करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है के संथानम समिति। इस समिति का गठन 1983 में किया गया तथा इस समिति ने निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता तय करने की अनुशंसा की। न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए जो चुनाव लड़े उनके लिए, ये बात कही है के संथानम समिति ने। गठन हुआ 1983। चलिए अगली समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। इसकी बात हमने अभी पहले भी की है। 3 सदस्य बनाया गया इसमें। यह समिति 1990 में बनी तथा यह समिति मुख्य रूप से बूथ कैप्चर और बोगस वोटिंग से लड़ने के सुझाव देने के लिए थी। इस समिति ने सबसे पहले सुझाव दिया कि अगर बोगस, बोनस नहीं है ये, बोगस क्या है? बोगस चल नहीं रहा है, यहाँ देख लो ये यही है। कहाँ है बोगस? ये बोगस वोटिंग रोकनी है तो इसके लिए चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किया जाए तथा चुनाव में सरकारी निधि का प्रयोग किया जाए। इसी समिति की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग को 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया। समझ रहे? 3 सदस्यीय भी बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो उसमें यही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली समिति है
इंद्रजीत गुप्त समिति, यह समिति 1998 में गठित हुई है। यह चुनावों के राज्य वित्त पोषण की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई। इस समिति ने सिफारिश की कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को सरकार चुनाव लड़ने के लिए धन दे। फायदा क्या है? फायदा ये है इस जो गरीब लोग हैं वो भी, और जो बहुत अमीर लोग हैं वो भी एक ही लेवल पर आकर चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। पैसे की कमी उनके लिए कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या गरीब लोग हैं वो भी लोगों से कितना खर्चा थोड़ी कर देंगे। तो सिफारिश की थी कि इससे क्या होगा, इससे अच्छे लोग ही आएंगे, क्योंकि जब रुपए खर्च ही नहीं किए जा रहे हैं, सरकारी रुपए खर्च कर रही है, तो जब लोग विधायक लोग जो चुन के आएंगे वो लोग भी करप्शन में थोड़ा कम ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग मुख्यतः परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। वो तो सबको पता है, बिना अधिनियम के तो कोई आयोग बनता ही नहीं। इसका जो मुख्य कार्य है वह समय समय पर होने वाली जनगणना को ध्यान में रखते हुए चुनावी क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करना रहता है। इसके जो आदेश हैं उनको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। परिसीमन आयोग ने जो आदेश कर दिया वो बाध्यकारी है, ठीक है। उसको हम चाहकर भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, और ना ही इसके आदेशों को लोकसभा या विधानसभा के समक्ष रखकर इसमें संशोधन किया जा सकता है। कितना पावरफुल आयोग है ये। अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। कब कब थे ये? 92 नहीं है, 52 हो गया है। 1952, ठीक है, 92 नहीं, 1952, 1963, 1973 तथा सबसे अंतिम 2002 का परिसीमन आयोग। भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 82 के अंतर्गत किए गए हैं। 82 जो है परिसीमन आयोग की बात करता है। परिसीमन आयोग भारत के निर्वाचन आयोग की मदद से कार्य करता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत का कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, यही है। नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है तथा इसकी अधिसूचना भी भारत के राष्ट्रपति ही जारी करता है। परिसीमन आयोग का एक और मुख्य कार्य होता है कि यह समय समय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का निर्धारण करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। इम्पोर्टेंट है कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिए। ये टॉपिक बड़े अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं नोटा, है ना। नन ऑफ द अबव, क्या नाम है नोटा का? नन ऑफ द अबव, मतलब जो भी है उनमें से कोई भी नहीं, है ना। ये समझ रहे होंगे इसका मतलब। आजकल लंबी अखबारों में देखते हैं चुनाव वगैरह होते हैं तो नोटा का प्रचलन है, लोग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को लगता है कि यार कोई भी कैंडिडेट उनके हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, तो वो अपना वोट नोटा को देते हैं, ठीक है। एक तरह से ये अपने क्या बोलते हैं, अपना गुस्सा प्रकट किया जाता है इसमें कि भाई आप कैंडिडेट ही नहीं दे पा रहे तो हम वोट ही किसको दें, है ना। और वोट देना तो हमारा अधिकार भी है, तो अधिकार का पालन भी करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नोटा कहाँ से है? 2013 में आया। इससे एक एनजीओ थी, इसका नाम था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। इसकी पहल पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन 2013 में नोटा को मान्यता दी है। 2013 में आया है ये कॉन्सेप्ट नोटा का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, ये भी ध्यान रखना। और यूनियन कौन थी वो भी ध्यान रखना है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, यही एनजीओ थी, इसी ने PIL दाखिल की थी। उसके रिजल्ट के तहत
अगला है वीवीपैट। वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। इसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि जहां हमने वोट दिया है वोट वहीं पर गया है कि नहीं। हाँ, आजकल तो आपको मिल जाती है मशीनें वीवीपैट, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगा के रखी जा रही है। तो उसमें क्या होता है, एक तरह से प्रिंटिंग मशीन होती है वीवीपैट, जो प्रिंट करती है क्या, जिसको आपने वोट दिया है उसको। तो एक तरह से पारदर्शी व्यवस्था के लिए वीवीपैट जरूरी है ना। जो बटन आपने ईवीएम में दबाया वो वहीं पहुंचा वोट कि नहीं पहुंचा। चलिए, अच्छा वीवीपैट की कुछ हिस्ट्री देखें तो वीवीपैट जैसी व्यवस्था 2010 से पहल शुरू की गई थी विपक्षी पार्टी द्वारा, ठीक है, जो लगभग 2013 में आके पूरी होती है। तो वीवीपैट का जो पहला यूज हुआ है वीवीपैट का, वो कब हुआ है, 2013 में, ठीक। तो कहाँ हुआ था, वो हुआ था नागालैंड की एक विधानसभा क्षेत्र था नॉक्सेन। क्या था, नॉक्सेन विधानसभा क्षेत्र था। वहाँ पे सबसे पहले 2013 में इस वीवीपैट का प्रयोग किया गया। और एक केस है सुब्रमण्यम श्याम स्वामी बना भारतीय चुनाव आयोग 2013, ये केस है। इस केस के तहत उच्चतम न्यायालय ने वीवीपैट को अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसमें है ईवीएम। ईवीएम को तो हम सब जानते हैं। ईवीएम इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसका सबसे पहला प्रयोग 1998 में कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों में आंशिक रूप से किया गया है, ठीक है। गोवा पहला राज्य रहा जहां पर 1999 में संपूर्ण क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। और संसदीय चुनाव की बात करें तो 2004 के संसदीय चुनाव में सभी क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है फैक्ट्स से भरपूर वीडियो है ना। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और आप अगर देखते होंगे क्वेश्चंस पिछले सालों के तो आप पाएंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिले हैं।